उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनन पढ़ लिया था। अलैंगिक जनन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें अलैंगिक जनन में द्विविखंडन तक, विखंडन के प्रकार द्विविखंडन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। इसके बाद आता है विभाजन के तल के आधार पर द्विविखंडन के आधार पर, अर्थात विभाजन के तल के आधार पर द्विविखंडन को बांटा गया है। जैसे कि सरल या अनियमित द्वियुग्मी विखंडन, अनुदैर्ध्य या लंबवत द्वियुग्मी विखंडन, तीसरा अनुप्रस्थ द्वियुग्मी विखंडन, चौथा तिर्यक द्वियुग्मी विखंडन। इसमें सरल या अनियमित द्वियुग्मी विखंडन किसे कहते हैं? तो विभाजन का तल किसी भी दिशा में हो, विभाजन का तल किसी भी दिशा में हो तो उसे सरल या अनियमित द्वियुग्मी विखंडन कहते हैं। दूसरा आता है अनुदैर्ध्य द्वियुग्मी विखंडन। तो विभाजन का तल लंबवत हो उसे अनुदैर्ध्य द्वियुग्मी विखंडन कहते हैं, जैसे यूग्लिना। उसके बाद आता है अनुप्रस्थ द्वियुग्मी विखंडन। तो विभाजन का तल अनुप्रस्थ एक्स अक्ष की ओर हो तो उसे अनुप्रस्थ द्वियुग्मी विखंडन कहते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। चौथा आता है तिर्यक द्वियुग्मी विखंडन। तो विभाजन का तल तिरछा होता है तो उसे तिर्यक द्वियुग्मी विखंडन कहते हैं, जैसा सेराटियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुविखंडन या बहुयुग्मी विखंडन, जो कि विखंडन का एक प्रकार है। तो विभाजन का वह विधि जिसमें जनक का शरीर विभाजित होकर के दो से अधिक संतति जीव का निर्माण करता है उसे बहुयुग्मी विखंडन कहते हैं। अर्थात विखंडन का वह विधि, मतलब जैसे कि द्विविखंडन विधि हम लोग पढ़े थे तो उसमें केवल दो ही संतति का निर्माण होता है, लेकिन बहुविखंडन में जनक के शरीर विभाजित होकर के दो या दो से अधिक संतति जीव का निर्माण हो सकता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। उसके बाद आता है मुकुलन किसे कहते हैं? तो मुकुलन अलैंगिक जनन का एक प्रक्रिया है जिसमें जनक के शरीर से निर्माण होता है जो आगे चलकर संतति जीव का निर्माण कर लेता है, जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट इत्यादि। इसके बाद आता है खंडन। तो जब जनक का शरीर दो भाग में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण कर लेता है, जब जनक का शरीर क्या होता है, दो भाग में टूट जाता है और प्रत्येक खंड जो है नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या करते हैं? खंडन कहते हैं। जैसे कि एक पौधा था, एक पौधा से तीन पौधा, मतलब एक जनक था, एक जनक से तीन क्या हो गए? तीन टुकड़ों में बटा, और तीन टुकड़ा का एक टुकड़ा क्या करता है? एक एक शरीर का निर्माण कर लेता है। अब बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो इसमें जनक जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर के नया जीव उत्पन्न करता है। बीजाणु वह एक कोशिकीय संरचना, सूक्ष्म संरचना होता है। कायिक प्रवर्धन। पादप में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। पादप में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसे कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन पादप के कायिक भाग जड़ तना पत्ता से होता है। जो कायिक जनन जो होता है वह पादप के कायिक भाग जड़ तना पत्ता से होता है। कायिक प्रवर्धन की दो विधियाँ होते हैं। पहला प्राकृतिक विधि, दूसरा कायिक विधि। पहला कायिक प्रवर्धन की कायिक विधियाँ, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियों के प्रकार में तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसमें क नंबर आता है कंद, जैसे कि आलू में, प्रकंद अदरक या हल्दी में, शलक कंद प्याज या लहसुन में, और धनकंद अरबी में। दूसरा आता है अर्धवायवीय तना, जैसे कि ऊपरी भूस्तरीय, जैसे कि दूब घास, भूस्तरिका, जलकुंभी, बिरोहक, पुदीना। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, एग्जाम्पल शकरकंद,
शीशम। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पत्थर चट्टान अर्थात ब्रायोफाइलम में होता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो वैसा कायिक प्रवर्धन जो मानव के द्वारा करवाया जाता है पादप के कायिक भाग तना पत्ता जड़ के द्वारा, अर्थात पौधों कायिक भाग से जो मानव के द्वारा करवाया जाता है उसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे कि कटिंग कटना और फिर दो पौधों को आपस में जोड़ना या दाब लगाना। पादप उत्तक संवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। किसी पादप में विभाज्योतकी उत्तक से निकलकर की पोषक माध्यम में रखा जाता है, जहां अस्तक विभाजन करके अस्तक का गुच्छा बन जाता है, जिसे कैलस कहा जाता है। उसके बाद कैलस को हार्मोनल माध्यम में रखा जाता है, जिससे कैलस में सूक्ष्म जड़ एवं तना का विकास हो जाता है, जिसे सूक्ष्म पादप कहते हैं। और इस प्रक्रिया को संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। पहला, अलैंगिक जनन एक जनकीय होता है। दूसरा, इसमें केवल समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। तीसरा, संतति सामान्यतः आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। यदि विभिन्नता उत्पन्न हुई तो वह केवल उत्परिवर्तन तक ही सीमित रहती है। चौथा, इसमें केवल प्रजातियों के जीव की संख्या गुणन होता है। पांचवा, यह अनुकूल वातावरण में सैद्धांतिक रूप से अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें जीवों का जीनोटाइप स्थिर रहता है। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जनन का एक प्रक्रिया है। हम लोगों ने अलैंगिक जनन को खत्म कर लिया, अब लैंगिक जनन पढ़ते हैं। तो लैंगिक जनन जनन का एक प्रक्रिया है जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। दोनों जनकों का लिंग एक दूसरे से क्या होता है? विपरीत होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का संलयन भी होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? तो जनन का एक प्रक्रिया होता है जिसमें दो जनक की क्या होती है? आवश्यकता। जनन नहीं, जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है और दोनों जनक का लिंग क्या होता है? एक दूसरे का विपरीत होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक का संलयन भी होता है। छोटे शब्दों में कहे तो जिसमें दो जन वैसा जनन जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं। तो लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होते हैं। पहला, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा, निषेचन। तीसरा, निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पूर्व घटना क्या होता है? निषेचन से पूर्व होने वाली सभी घटनाओं को निषेचन पूर्व घटना में रखा जाता है। इसमें 2 घटनाओं को रखा जाता है। पहला, युग्मक का निर्माण। दूसरा, युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक जनन। किसी भी जीव के युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। पादप के शैवाल ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइटा के सदस्य अगुणित होते हैं, जिसमें युग्मक का निर्माण से होता है। मानव जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के सदस्य द्विगुणित होते हैं, जिसमें युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। सारणी हम लोग पढ़ेंगे। अर्धसूत्राणु क्रोमोसोम में द्विगुणित यानी कि 2n गुणसूत्रों की संख्या तथा कुछ जीव में अगुणित n संख्या का रिक्त स्थानों में भरें। जीव का नाम मनुष्य। अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या इसमें 46 होती है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 23 होती है। घरेलू मक्खी में अर्धसूत्राणु गुणसूत्रों की संख्या 12 और युग्मकों में 6। इसी प्रकार चूहा में 42 और 21, कुत्ता में 78 और 39, बिल्ली में 38 और 19, फल मक्खी में 8 और 4, ओफियोग्लोसॉम में 1260 और 630, सेब में 34 17, धान में 24 12, मक्का में 20